गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग देखेंगे छंद। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं और छंद में क्या होता है, डाउट बनाता है। देखो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे छंद मिल जाएंगे और छंद जिसने भी डालने, देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ। छंद अगर कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा है ना, तो मतलब हिंदी के फिर ठीक ठाक समझ मेरे हिसाब से रखता है, क्योंकि छंद इतना हल्का नहीं है कि कोई भी वीडियो छंद पे डाल रहा है। तो जिस किसी ने भी छंद डाले हैं तो एक बार ध्यान से देखना सारा कंटेंट। अगर कुछ कॉन्सेप्ट में इधर उधर हो जाए तो फिर एक बार वापस आके यहाँ पे देख लेना है। मेरे हिसाब से आपको जितने भी क्वेश्चन होंगे छंद से वो आप कर पाओगे। एक और छंद की अगर गहरी समझ चाहिए, बेहतर समझ चाहिए, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लेना। छंद ही एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपको पूरी हिंदी में समझने की आवश्यकता है। अदरवाइज कोई ऐसा टॉपिक हिंदी में नहीं है जिसको आपको समझना पड़े या जिसको दिमाग लगाना पड़े। अच्छा, इनिशियल फेज में आपको थोड़ा बोरिंग सा भी लगेगा। रूल्स हैं, कुछ नियम हैं इसके, उसको ध्यान से लेके चलना है, क्योंकि अगर सारे नियम आप नहीं देखोगे तो छंद के क्वेश्चन क्या होंगे, छंद के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। फिर आपको लगेगा छंद तो समझ में आया नहीं। तो बस पूरा वीडियो देखना है, सारे रूल्स देखने हैं और उनको फिर किस तरीके से हम अप्लाई करेंगे वो सारी चीज़ें देखनी है। तो स्किप नहीं करना है, बाकी आपकी श्रद्धा है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। छंद, छंद का मतलब ही क्या होता है? देखो, छंद का मतलब होता है खुश करना या आह्लादित करना। ठीक है, खुश करना। छंद का क्या मतलब होता है? खुश करना या आह्लादित करना। खुश करना या आह्लादित करना। अच्छा, आप खुश कब होंगे? खुश होंगे जब कुछ बढ़िया सा पढ़ने को मिल जाए, है ना। तो एक होता है गद्य और एक होता है पद। देखो, गद्य में क्या है, व्याकरण गद्य के नियमों को तय करता है कि किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार पद में छंद डिसाइड करते हैं कि वो किस तरीके से आह्लादित करेंगे या किस तरीके से आपको खुशी देंगे। अच्छा, खुशी कैसे मिलती है? जब हम कुछ अच्छी सी रचना पढ़ लें। अब रचना पढ़ के हम खुश कब होंगे? जब उसमें एक खास लय हो, खास ध्वनि हो, खास शब्दों की आवृत्ति हो, या ऐसा शब्द हो जिसके अंदर में कई सारे अर्थ छुपे हों। तो उस काव्य को पढ़ने से क्या मिलता है? हमें खुशी मिलती है। अब खुश होना ही क्या है? छंद है। अब छंद होंगे दो प्रकार के, एक होते हैं मात्रिक छंद, एक होते हैं वाणिक छंद, और एक मुक्तक भी होते हैं। तो लेकिन मुक्तक में तो कोई खास नियम लग नहीं। देखो, मुक्तक का नाम ही क्या है? मुक्तक, यानी उसमें कोई ये नियम फॉलो हो पाएंगे, उसमें नियम फॉलो नहीं हो पाएंगे। लेकिन एक है वाणिक छंद, एक है मात्रिक छंद। उस दोनों में ही छंद के नियम क्या होंगे? लागू होंगे। अब देखो होता क्या है, वाणिक छंद क्या होता है, मात्रिक छंद क्या होता है, ऐसे समझ लो। जिनमें वर्णों की एक खास निश्चित संख्या होगी, जिसमें वर्णों की एक निश्चित संख्या होगी, वो वर्णिक छंद हो जाएंगे। जिनमें मात्राओं की एक निश्चित संख्या होगी, वो मात्रिक छंद हो जाएंगे। छंद क्या है? जो आपको आह्लादित करें, जो खुशी दें, वही क्या हो जाएंगे? जैसे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। तो इसमें होगा क्या? एक खास वर्ण का पैटर्न है, मात्रिक पैटर्न है, जो क्या चीज़ों को आह्लादित करता है। ठीक है, तो वही क्या हो जाते हैं? छंद हो जाते हैं। अब हम देखते हैं छंद। ठीक है, देखो छंद में आगे देखते हैं। छंद को पिंगल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जनक जो प्रणेता है वो पिंगल ऋषि हैं। और छंद का पहला उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? छंद का हमें पहला उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के अंदर में। ठीक है, तो देख लो, पिंगल ऋषि हैं और ऋग्वेद के अंदर में पहला उल्लेख मिलता है। वर्णों और मात्राओं की एक नियमित क्रम है, एक विन्यास है, उसको हम छंद कहते हैं, क्योंकि छंद से हमें खुशी मिलती है। खुश होना, आह्लादित करना क्या है? छंद है। ठीक है, गद्य का नियामक व्याकरण है। जैसे गद्य लिखते समय हम व्याकरणिक नियमों को देखते हैं, ऐसे ही पद लिखते समय हम छंद के नियमों को देखते हैं। वर्णिक है, मात्रिक है, मुक्तक है। तेरे बाद सफ़र में कोई मज़ा न रहा, हर मोड़ पे सोचा कि लौट आए हम, कुछ इस तरीके से। अच्छा, इसमें खास नियम होंगे, वर्णिक होगा, मात्रिक होगा या मुक्तक होगा। तो वही सारी चीज़ें हमें क्या करनी है? देखनी है। ठीक है, अच्छा, अब छंद के चरण कितने हैं? छंद के चरण देखने हैं और छंद के प्रकार देखने हैं। तो छंद के चरण 7 हैं और प्रकार 3 हैं। तो सबसे पहले हम छंद के चरण देखेंगे, फिर उसके प्रकार देखेंगे। देखो एंड तक देखते हैं, छंद के सारे प्रश्न फंसेंगे। देखो अब हमें देखना है
छंदों के अंग, छंद के कितने अंग हैं? तो देखो छंद के अंग हैं 7। कौन कौन से? देखो नंबर 1 चरण पद या पाद। देखो जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुस चून। अब देखो एक जगह पे अल्प विराम होगा, एक जगह पे पूर्ण विराम होगा। तो रहीमन पानी राखिए कॉमा, बिन पानी सब सून, ये पंक्ति एक है लेकिन इसमें चरण 2 हो गए। इसी प्रकार से चरण या पद या पाद होते हैं। कोई भी दोहा या छंद 2 लाइन में लिखा जा रहा है ना, तो बीच में कहीं ना कहीं एक अल्प विराम होगा, वहाँ से एक चरण हो जाएगा, फिर दूसरा चरण। तो 2 लाइनों में टोटल मिला के कितने चरण हो जाएंगे? 4 चरण। तो इसी को हम क्या कह देते हैं? चरण। अभी विस्तार से देखेंगे। फिर उसमें हमें वर्ण काउंट करने हैं या मात्रा काउंट करनी है। जब वर्णिक छंद होगा तो वर्णों को गिनेंगे, जब मात्रिक छंद होगा तो मात्राओं को गिनेंगे, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्णिक छंद है या मात्रिक छंद है। ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे? हम संख्या और क्रम देखेंगे। देखो वर्णिक छंदों में संख्या और क्रम फिक्स होता है, वर्णिक छंदों में संख्या और क्रम फिक्स होता है, जबकि मात्रिक छंदों में ये नियम एज इट इज़ लागू नहीं होता है। तो फिर हमें क्या देखना है? संख्या और क्रम। फिर हमें गण देखना है। गण केवल वर्णिक छंदों पे ही लागू होते हैं, ना कि मात्रिक छंदों पे, जैसे यगण तगण मगण रगण, ये सारी चीज़ें तो हमें गण देखने हैं। गण केवल वर्णिक छंदों में ही लागू होंगे। ठीक है। फिर देखो गति। गति तो छंद का एक तरीके से देखें कि जान ही है। अगर आप किसी चीज़ को राइमिक कर रहे हैं, रिद्विक कर रहे हैं, तो पढ़ने में मज़ा आता है। मज़ा आएगा, वही मज़ा क्या है? आपको खुशी देगा, वही क्या है? आह्लादित करेगा। तो गति तो किसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है ही। जैसे बिहारी ने बहुत अच्छा लिखा है, मतलब गजब के आदमी बिहारी। कहत नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लज्जात, भरे भौन में करत हैं नैनन ही से बात। तो इसमें जो गति है, जो उतार चढ़ाव है, वही क्या है? आह्लाद पैदा कर देता है। और यति और विराम क्या होता है? कब अल्प विराम और कब पूर्ण विराम। तो रुकने का क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है किसी भी छंद के लिए। देखो पहली बात तो ये बिहारी जी ने जो लिखा है, मतलब इसका अर्थ बताऊंगा, मज़ा ही आ जाएगा तो आप लोगों को, लेकिन अभी नहीं बताना है। अभी केवल इतना ही देखो कि गति क्या है? पढ़ने का क्रम जो आपको आह्लादित करे, जो पसंद करे, जो खुशी दे। वो वर्णिक छंद में भी हो सकता है क्रम और मात्रिक छंद में, दोनों पे एप्लीकेबल है। फिर यति या विराम, कहाँ अल्प विराम है, कहाँ पूर्ण विराम है। कौमा विराम चिन्ह से क्या आता है? रिदम आती है। ठीक है। तुम ही शब्द, तुम व्यक्त, तुम अव्यक्त विचार, तुम मन छाया, तुम ही चंचला, तुम ही हृदय संचार। अब देखो इसमें लगातार कौमे कौमे का प्रयोग है, तो रिदम सी आ रही है ना। ठीक है। ये क्या हो गया? यति या विराम हो गया। फिर तुकबंदी तो है ही। देखो अगर कहीं पे तुक नहीं होगा तो ए तुकांत हो जाएगा, और ए तुकांत में वो मज़ा नहीं आता। अब देखो क्या, जितने नए नए शायर होते हैं वो उनका सबका फोकस इस बात पे होता है कि तुकबंदी होनी चाहिए। घर से निकले हम, पैर फिसल गया, गिर गए हम, दोनों जगह हम आ गया, मज़ा आ गया। तो क्या तुकान मतलब जो नए उभरते हैं ना, जिनको नया नया सा प्यार होता है, वो अपनी रिदम में, अपनी छंदों में, अपनी पोइट्री में क्या करने की कोशिश करते हैं? तुक लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। जो गहराई से लिखते हैं फिर वो तुक पे नहीं काम करते, वो भाव पे काम करते हैं। जैसे जगजीत सिंह की एक गज़ल है, तेरे बारे में जब सोचा नहीं था, मैं तन्हा था मगर इतना नहीं था। मतलब शब्द बहुत साधारण हैं, भावों के आधार पे, अर्थों के आधार पे इसमें क्या है? गहराई। ऐसा लगता है कुछ बोल गया है ना। ये समझ में आया? छंद के ये अंग हैं, इनसे छंद की गहराई उत्पन्न होती है, आह्लादित होते हैं, आप प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। अंगों के बाद छंदों के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? देखो वर्णिक छंद 1, 2 मात्रिक छंद, 3 मुक्तक, जो कि इन सभी नियमों से क्या है? बाहर है। तो ये सारे नियम हमें किस पे लगाने? ये सारे नियम लगाने हैं इन 3 पर,
उससे पहले हम इनको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से कि ये हैं क्या क्या। जब हम इनको देख लेंगे तो इन पे किस प्रकार से ये नियम एप्लीकेबल होंगे वो समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो हम अभी कहाँ से चलेंगे, हम चलेंगे इनको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। देखो अब हम देखना क्या है, सबसे पहले ही हमें देखना है चरण पद या पाद। देखो चरण पद या पाद क्या होता है। जैसे कि हमने ये एक दोहा लिखा, अब इस दोहे में देखो श्री गुरु चरण सरोज रज कौमा अर्धविराम या अल्पविराम निज मन मुकुरु सुधारी। अब देखो यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे हमने ध्वनि या सांस को तोड़ा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, तो इसमें ये हो गया हमारा पहला चरण यानी पहला चरण पद या पाद। सेकंड निज मन मुकुरु सुधारी सेकंड या दूसरा चरण या पद या पाद। इन दोनों से मिलके क्या बनता है, एक दल बनता है। ठीक है, फिर देखो वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, ये हो गया हमारा दूसरा दल। अब आपको क्या कहा गया था, चरण पद या पाद में 4 भाग होते हैं छंद के। 4 भाग कैसे होते हैं पता चल गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, अब एक और चीज़, चरण 2 प्रकार के होते हैं। चरण कैसे होंगे, 2 प्रकार के, सम और विषम। देखो सम चरण में क्या हो जाएगा, दूसरा और चौथा। सम चरण में क्या हो जाएगा, चरण 2 और चरण 4। चरण विषम चरण कौन से हो जाएंगे, विषम चरण हो जाएगा पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। यानी दूसरी और चौथी लाइन समचरण हो जाएंगे और पहला और तीसरा विषम चरण हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है। छंद के भाग 4 कैसे होते हैं पता चल गया, चरण पद या पाद। ठीक, चलो आगे देखो, कुछ 6-6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। 6-6 पंक्तियों में कैसे लिखे जाते हैं, जैसे कि कुंडलियाँ और छप्पे 6-6 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। अब कुंडलियाँ किससे मिलके बना है, कुंडलियाँ मिलके बना है दोहा और रोला से। तो ये कितनी पंक्तियों में लिखे जाएंगे, 6-6 पंक्तियों में। और ये आपसे पूछा जाता है कि कुंडलियाँ किस किस से मिलके बनी हुई हैं, तो कुंडलियाँ मिलके बनी हुई हैं दोहा और रोला से। इसी प्रकार से छप्पे है, छप्पे रोला और उल्लाला से मिलके बना हुआ है। और ये भी कितनी पंक्तियों में लिखे जाते हैं, ये भी लिखे जाते हैं 6-6 पंक्तियों में। तो अब आपको पता चला चरण पद या पाद क्या है। अब हमें देखना है वर्ण और मात्रा। फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या है हमारा, वर्ण और मात्रा। देखो हमने चरण पद या पाद कर लिया है, अब हमें सेकंड करना है वर्ण और मात्रा। वर्ण और मात्रा देखो हमें कैसे काउंट करनी है। हमें देखो वर्णिक छंद हो या मात्रिक छंद हो, वर्णिक छंद है तो वर्ण काउंट करने हैं, मात्रिक छंद है तो मात्राएं काउंट करनी है। तो उससे पहले ये समझ लो ये नियम है क्या। एक स्वर वाली ध्वनि वर्ण है, एक स्वर वाली ध्वनि वर्ण है, चाहे वो हास हो या दीर्घ। एक स्वर वाली ध्वनि वर्ण है, चाहे वो हास हो या दीर्घ। ठीक है, अब कोई सी भी आप ध्वनि ले लो, कोई सा भी वर्ण ले लो, चाहे हास हो या दीर्घ, उसमें क्या है, एक स्वर एक होना चाहिए। ठीक है, अब दूसरा, ध्वनि के उच्चारण में जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, मात्रा। जो उच्चारण किया वो ध्वनि या वर्ण, जो हमने कहा का, तो ये क्या है, वर्ण है। अब जो इसके बोलने में जो समय लग रहा है वो क्या है, मात्रा। जैसे मैंने कहा का, अब का में आ भी शामिल है तो क्या हो गया, वो उसकी मात्रा हो जाएगी। अब देखो कोई भी वर्ण जिसे आप व्यंजन भी कहते हैं, कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के तो बोला ही नहीं जा सकता है, यानी सब में एक मात्रा क्या है, शामिल है। अब देखो इधर वर्ण क्या है, वर्ण में एक है हास्व, एक है दीर्घ। हास्व में आ जाएगा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये सब क्या है, लघु। दीर्घ में आ जाएंगे आ, ई, ऊ, ए, ये सारे क्या हैं, गुरु। अब एक स्वर वाली ध्वनि चाहे वो हास्व हो या दीर्घ, तो इन सब के लिए क्या होगा, सिंगल, एक ही काउंट होगा, एक।
ठीक है, वो आगे देखेंगे हम। अब जैसे कुछ शब्द हैं, राजन हलंत है, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे। अब इसको हमें काउंट नहीं करना है, इसको हमें काउंट नहीं करना है। अब जैसे इसी में तो मैं क्या कहूँगा, इसमें 2 वर्ण हैं, ये आगे हमें काउंटिंग करनी, ध्यान रखना। इसमें भी 2 वर्ण हैं, तो हमें क्या है, इन आधे हलंत वाले को या संयुक्त अक्षर वाले को काउंट नहीं करना है, उसको एक में ही काउंट करना है। अब देखो मात्राएं कैसे काउंट होती हैं। मात्रा तो 1 में और 2 में काउंट होती है। सिंगल मात्रा है तो 1 और दीर्घ मात्रा है तो 2। जबकि यहाँ पे वर्ण चाहे 1 हो चाहे 2 हो, वो एक ही है। एक स्वर वाली ध्वनि वर्ण, एक स्वर वाली ध्वनि वर्ण, चाहे वो हास हो या दीर्घ हो, एक में ही काउंट होगी। जबकि मात्राएं, ये एक मात्रा है और ये 2 मात्राएं हैं। ये बात समझ में आई? और देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ण और मात्राओं की गिनती में भेद। इन्हें गिनना है तो कैसे गिनना है, इन्हें गिनना है तो कैसे गिनना है, क्योंकि छंदों को हम गिनते कैसे हैं, या तो मात्राओं के आधार पे या वर्णों के आधार पे। वर्णिक छंद है तो वर्णों के आधार पे काउंट होगा, और मात्रिक छंद है तो मात्राओं के आधार पे काउंट होगा। अब काउंट कैसे होगा वो देख लो। वर्ण, वर्ण सस्वर अक्षर है। वर्ण क्या है? अगर मैंने कहा का, अब का में 2 चीज़ें शामिल हैं, आधा का और प्लस आ। अब इसको, इसमें 2 चीज़ें शामिल हैं, इसको हम एक ही काउंट करेंगे। अब कोई भी चीज़ उठा के देख लो। अब जैसे ये राजन है, रा प्लस बड़ा आ, तो इन दोनों को एक ही काउंट करेंगे, 2 नहीं करेंगे। जबकि मात्रिक छंद में या मात्राओं के आधार पर अगर मैं लिखूं रा, तो क्या हो जाएगा, ये 2 में काउंट होगा ये, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें हैं। बड़ी मात्रा है ना, बड़ी मात्रा है, ठीक है। इसी प्रकार से वर्णिक छंदों में चाहे लघु या दीर्घ, उसको एक पूरे शब्द के तरीके से काउंट करेंगे। जबकि मात्रिक छंदों में उसको मात्राओं के हिसाब से लघु मात्रा है तो 1 में काउंट करेंगे और दीर्घ मात्रा है तो 2 में काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? सस्वर अक्षर है, वर्ण कोई भी सस्वर अक्षर है, क्योंकि वर्ण का उच्चारण बिना स्वर की सहायता के हो नहीं सकता। जबकि मात्रा सिर्फ स्वर है, मात्रा क्या है? स्वर है। तो जब 2 मात्राएं हो जाएंगी, जैसे कि मान लिया मैंने कहा ए, ए। अब देखो जाए इसको तोड़ो, तो इसमें आपको क्या निकला? इसमें निकला आपके, हाँ इसमें निकलेगा क्या? आपको निकलेगा, एक निकलेगा ए और आ। तो इस तरीके से सस्वर वर्ण को एक ही माना जाएगा। जबकि मात्राएं, मात्रा सिर्फ एक स्वर है, तो जब 2 हो जाएंगी तो यहाँ इसके लिए आप गुरु काउंट करेंगे, यानी कि 2 काउंट करेंगे। इसके नीचे क्या लिखेंगे? एस लिखेंगे। जबकि यहाँ भी 2 हैं, इसके नीचे हम सिंपल 1 बनाएंगे। वर्णिक छंद में पूरा वर्ण 1 काउंट होगा, जबकि मात्रिक छंद में अगर ऐसा कुछ है तो 2 काउंट होंगे। टेंशन नहीं लेनी है, आगे सारी चीज़ें हम विस्तार से करेंगे, ठीक है। तो बस अभी नियम समझते चलो। छंद में नियम है, अगर आपने ढंग से नियम समझ लोगे तो सारे छंद लग जाएंगे, नियम नहीं समझोगे तो छंद नहीं लगेंगे, ठीक है। अब हमें पढ़ना है संख्या और क्रम। नंबर 3 हमारा क्या है? संख्या और क्रम। देखो संख्या और क्रम में क्या देखना है? वर्णों और मात्राओं की गणना को संख्या कहते हैं। देखो एक होता है वर्णिक छंद, एक होता है मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना करेंगे और वर्णिक छंद में वर्णों की गणना करेंगे। वर्ण और मात्राओं की गणना ही क्या है? संख्या। तो संख्या समझ में आया। थर्ड में क्या है? संख्या। और क्रम, क्रम होता है लघु और गुरु का। देखो क्या होता है, जो वर्णिक छंद में है इसमें लघु और गुरु यानी अल्प विराम और पूर्ण विराम निश्चित क्रम में होंगे। जबकि मात्रिक छंदों में मात्राएं बराबर होंगी, जैसे चौपाई होती है, दोहा होते हैं, ये मात्रिक छंद हैं, इसमें मात्राओं की संख्या बराबर होगी। जबकि यहाँ पे क्या होगा? वर्णों की संख्या बराबर होगी। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, तो आसानी से ना चीज़ समझ में जाएगी। देखो हम क्या देख रहे हैं, हम संख्या और वर्ण देख रहे हैं और इनका क्रम देख रहे हैं। देखो वर्णिक छंद में वर्णों को गिनना है, मात्रिक छंद में मात्राओं को गिनना है। तो ये क्या है? एक वर्णिक छंद का उदाहरण लिखा है, देखो जरा ध्यान से।
शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जान को आहि बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाँव उपनाह की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। अब देखो ये है क्या, श्री कृष्ण जी से उनके दोस्त हैं, क्या नाम है उनका, सुदामा, वो मिलने आते हैं और उनकी जो दशा है वो द्वारपाल देख के जाता है और किसको बताता है, भगवान श्री कृष्ण को बताता है। तो उसका ही उल्लेख यहाँ पे है। और ख़ास बात यह है कि वर्णिक छंदों में वर्णों को गिना जाता है। अब देखो इसकी पूरी लाइन में देख लो 23 शब्द निकलेंगे। एक होता है सवैया, सवैया में 22 से 26 वर्ण, 22 से 26 वर्ण किसी में है तो वह सवैया की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये क्या है, एक वर्णिक छंद का उदाहरण है जिनकी सभी लाइनों में बराबर वर्ण हैं और क्या हो जाएगा, ये वर्णिक छंद हो जाएगा। शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जान को आहि बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाँव पनाह की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। देखो शीस पगा, ना शीस पे पगड़ी है, ना शरीर पे कपड़ा है, ना पैरों में जूता है। प्रभु जानी को आही बसे की ग्राम, पता नहीं प्रभु अपने गांव में कौन आके बस गया है। द्वारपाल कह रहा है भगवान श्री कृष्ण से, ना सर पे कपड़ा है, ना पैरों में जूते हैं, और पता नहीं भगवान कौन हमारे गांव में आके बस गया है। धोती फटी सी लटी दुपटी, एक फटी हुई धोती लपटी हुई है और पाँव में सामा मतलब जूते भी नहीं हैं। फिर द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, द्वार पे दुज मतलब एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है, बड़ा कमज़ोर है, बहुत आश्चर्यचकित में है, चारों तरफ वो देख रहा है। रहो चकिसो वसुधा अभिराम, मतलब आश्चर्यजनक तरीके से सब चीज़ों को देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, प्रभु आपका घर पूछ रहा है। बतावत आपन नाम सुदामा, और अपना नाम क्या बता रहा है, वो सुदामा बता रहा है। इस तरीके से वर्णिक छंद में हम क्या काउंट करेंगे, वर्ण काउंट करेंगे। इसी तरीके से मात्रिक छंदों में हम मात्राएं काउंट करेंगे, सारे वर्णों को काउंट कर लेना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 शब्द निकल गए। ठीक, फिर देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो सब में क्या है, वर्णिक छंदों में वर्णों की मात्रा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब देखो गण क्या है। गण है इनकी कोडिंग की कौन सा वर्ण किस पे ख़त्म होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, यमाता राजभांसा लगा। अब देखो ये कोडिंग क्या है, ये कोडिंग समझो कैसे आती है। ये कोडिंग आती है, आप इसको काउंट करोगे तो ये क्या है, ये लघु है, लघु के लिए हम 1 लेते हैं और दीर्घ के लिए हम, गुरु के लिए हम ये लेते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका ये हो गया। अच्छा 3 के ग्रुप बनाने हैं हमें, 3 के क्या करने हैं, ग्रुप बनाने हैं। तो अगला जो हमारा ग्रुप होगा वो कैसे हो जाएगा, यानी लघु लघु लघु। तो क्या आ गया, लघु लघु लघु। ठीक है, फिर हमारा अगला ग्रुप क्या हो जाएगा, हमारा अगला ग्रुप होगा ये, यानी कि लघु लघु गुरु गुरु लघु। तो देखो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, 3 के कॉम्बिनेशन बनाने हैं। अच्छा इसमें है क्या, सिंपल सी बात है, ये वर्णिक छंदों के मामले में लागू होता है। ये बताएगा कि कौन सा रगड़ पे ख़त्म है, कौन सा तगड़ पे ख़त्म है, कौन सा जगड़ पे ख़त्म है। तो वो इसकी नेचर को डिसाइड करेगा कि ये किस कैटेगरी में जाके बैठना है। इसका एक एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब आगे हमें क्या देखना है, गण के बाद हमें देखना है गति। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखो इसके अलावा हमें क्या देखना है, गति। छंद के पढ़ने की लय या गति या लय, उसको क्या कहेंगे, गति कहेंगे। वर्णिक छंद है तो अलग तरीके से पढ़ा जाएगा, मात्रिक छंद है तो अलग तरीके से पढ़ा जाएगा। ठीक है, यति, छंद में नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेना ही क्या है, यति। इससे एक रिदम पैदा होती है, एक चमत्कार पैदा होता है, जिससे कि हमें आह्लाद होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो छंद में नियमित वर्ण पर या मात्रा पे सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, यति। फिर क्या होता है, एक होता है तुक। तुक क्या होता है, चरणांत की अक्षर मैत्री, या एंड के शब्द मिल गए या उनका कोई वर्ण मिल गया तो तुकांत है, अगर नहीं मिल रहा है तो क्या है, आतुकांत है।
ठीक है। तो इस तरीके से छंद के हमने कितने चरण देखे, छंद के चरण देखे 7। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है कि मात्रिक छंद होता है तो कोई क्यों होता है, और वर्णिक छंद होता है तो कोई क्यों होता है, और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो शुरू करते हैं। देखो, छंदों को हमने लगभग 3 कैटेगरी में बांट दिया है। तीन कैटेगरी में बांटा है। नंबर 1 है वर्णिक छंद, नंबर 2 है मात्रिक छंद, और नंबर 3 है मुक्त छंद। अभी तक जो हमने 7 नियम बनाए हैं वो इन्हीं पर हमें क्या करने हैं, लगाने हैं। देखो कैसे। वर्णिक छंद, वर्णिक छंद क्या होता है, वर्णिक छंद आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड है। समवर्णिक छंद, ठीक है। समवर्णिक छंद क्या होता है, देखो हमने देखा था कि चरण पद या पाद 4 होते हैं। अभी थोड़ी पहले देखो चरण कितने होते हैं, जैसे हमने वो लिखा था ना एक की जहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। अब इसमें क्या है, चरण कैसे हैं, 4 हैं। अब देखो चारों में अगर सब में चारों चरण में बराबर वर्ण हैं, अजो चारों चरणों में बराबर वर्ण हैं तो क्या हो जाएगा, समवर्णिक छंद। चारों चरणों में बराबर हैं तो समवर्णिक छंद। अगर पहले और दूसरे और चौथे में बराबर हैं, पहले और तीसरे में बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, अर्ध समवर्णिक छंद। अर्ध सम यानी दूसरे और चौथे में बराबर हैं, पहले और तीसरे में बराबर हैं तो अर्ध सम। अगर पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चारों चरणों में वर्ण बराबर हैं तो क्या हो जाएगा, समवर्णिक छंद। यानी कि दोनों लाइनों में वर्ण बराबर हैं तो समवर्णिक। अगर इस तरीके की कंडीशन है तो अर्ध समवर्णिक, और अगर चारों लाइनों में सब में अलग अलग वर्ण आते हैं, चारों लाइनों में सब में अलग अलग वर्ण आते हैं तो विषम वर्णिक छंद, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम कोई चौपाई पढ़ते हैं और उसमें क्या होता है कि सभी लाइनों में मात्राएं, सभी चरणों में मात्राएं बराबर निकलती हैं तो सममात्रिक छंद पहले और तीसरे में बराबर होती हैं, दूसरे और चौथे में बराबर होती हैं तो अर्ध सममात्रिक छंद अगर किसी भी लाइन में मात्राएं बराबर नहीं हैं तो क्या हो जाएंगी, वो विषम मात्रिक छंद। और मुक्तक पे तो कोई भी नियम लागू होता ही नहीं है। मुक्तक को ना तो हम वर्णिक छंद में रख सकते हैं और ना मात्रिक छंद में रख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं एक एग्जाम्पल लिख के इन सब को क्लैरिफाई करता हूँ ताकि आपकी एक छंद के विषय में बेहतर समझ बन जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्णिक छंदों के उदाहरण को लेंगे, ठीक है। देखो अभी तक हम लोगों ने इसके चरण देख लिए, मात्रिक छंद क्या है, ये सारी चीज़ें देखी हम लोगों ने, ठीक है। अब पता है क्या, अब हम देखेंगे एग्जाम्पल वाइज कि किस तरीके से आपको एग्जाम्पल आएंगे और किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है वेदर इट इज़ वर्णिक छंद और मात्रिक छंद, ठीक है। तो देखो मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सममात्रिक छंद, किसी भी छंद में 4 चरण होते हैं, पद या पाद होते हैं, बताया था ना 4 चरण होंगे। तो 4 चरण में पहला और तीसरा मैच करेगा, दूसरा और चौथा मैच करेगा। अगर इस तरीके से कंडीशन है तो अर्ध सममात्रिक। अगर उसके चारों पदों में बराबर मात्राएं हैं तो सममात्रिक, और अगर इनमें से कोई नियम फॉलो नहीं करता है तो विषम मात्रिक छंद। अब देखो कैसे, इसका ना मैं एग्जाम्पल लिखूँगा, बोर्ड भर गया है। अब देखो इसे हटा के लिखूँगा, उससे पहले नियम समझ लो। सममात्रिक छंद क्या होता है, प्रत्येक चरण में, प्रत्येक में 4 चरण होंगे, पहली बात, चारों चरण मिल रहे हैं। दूसरा, सममात्रिक छंद में 16 मात्राएं होंगी। अभी हम ये देखेंगे कि मात्राओं को कैसे गिनते हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है, बस साथ में बने रहना है, पूरा छंद समझ में आ जाएगा। देखो इसमें खास बात है तुक की भी। पहले की तुक दूसरे से मिलती है और तीसरे की तुक चौथे से मिलती है, तभी तो रिदम पैदा होगा। अभी एग्जाम्पल देखेंगे। अंतिम में जगण और तगण नहीं होना चाहिए, जगण और तगण नहीं होना चाहिए, वो हम नियम आगे लगाएंगे। अर्धमात्रिक छंद में क्या होता है, प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी। तो हमें मात्राएं गिननी है, फिर हमें बताना है कि ये अर्ध सममात्रिक है, सममात्रिक है या विषम मात्रिक है, ठीक है। विषम चरणों में जगण नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अब थोड़ी देर पहले देखो जगड़ तगड़ मगड़ सारा बताया ना। अच्छा, विषम मात्रिक छंद। विषम मात्रिक छंद कैसे होते हैं? संयुक्त होते हैं, जिसमें दोहा या दोला को मिला दिया, रोला या उल्लाला को मिला दिया। दोहा और दोला मिलके क्या बनते हैं? कुंडलियाँ बनते हैं। रोला और उल्लाला मिलके क्या बनता है? छप्पे बनता है। तो इसमें 6 चरण होते हैं, जबकि इनमें क्या है? सममात्रिक छंद में और अर्धसममात्रिक छंद में 4 चरण होंगे, जबकि विषम मात्रिक छंद में 6 चरण होंगे और वो कुंडलियाँ या छप्पे कहलाएगा। तो अब क्या कहते हैं, देखो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। एग्जाम्पल लिखूंगा, एग्जाम्पल में ये सारे के सारे नियम लगाऊंगा तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, देखो आगे अब मैं लिखूंगा और ये नियम अप्लाई करूँगा। ठीक है, हमें करना क्या है? मात्रिक छंदों में मात्राएं गिननी है। अब हम ये एक छंद है, इसकी मात्राएं गिनेंगे, फिर हम इसकी कैटेगरी डिसाइड करेंगे कि ये किस कैटेगरी में रखा जा सकता है। हमें पता है कि एक मात्रा के लिए एक का प्रयोग करेंगे, यानी जहाँ पे सिंगल मात्रा है वहाँ के लिए लघु प्रयोग करेंगे, और जहाँ पे 2 मात्राएं हैं उसके लिए गुरु का प्रयोग करेंगे। तो इसको बोलते हैं लघु और इसको बोलते हैं गुरु। इसका मतलब 1 और इसका मतलब 2। ठीक है, अब देखो कैसे काउंट करेंगे। 1 1, ये छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, छोटा ऊ है, तो 1 माँ बड़ा है 1। अच्छा, आधे को हमें काउंट नहीं करना है तो 2 हो गई, ये 1 हो गया। या है ना, या अब देखो ये छोटा ऊ तो 1 ना, तो 1 सागर, सागर आगा डंडा है 1 1। अब जरा इसको काउंट करो कितनी मात्राएं हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल मात्राएं कितनी हो गई यहाँ पे? 16। अब हमें क्या करना चाहिए? देखो ये प्रथम चरण हो गया, ये द्वितीय चरण, ये तृतीय चरण, ये चतुर्थ चरण। अब अगर सारे चरणों में मात्राएं बराबर हैं तो सममात्रिक छंद। पहले और तीसरे में बराबर हैं, दूसरे और चौथे में बराबर हैं तो अर्धसममात्रिक छंद। अगर इन पे कोई नियम एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो विषम मात्रिक छंद। और ये विषम मात्रिक छंद तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें 6 लाइनें नहीं हैं। इस तरीके से आपको पहचानना है कि ये छंद किस कैटेगरी में जा सकता है। अब मात्राएं चेक कर लेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो 1 1 1, ये क्या है? ये बड़ी ई है, छोटी ई है, ये बड़ी ई है, तो 2 1, छोटी ई 1, छोटा ऊ 1, लोक 2 मात्राएं, एक मात्रा 1 2 1 1। अब इनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें कितनी आ गई? 16। अब हमें 2 में 16 16 मिल गई तो इसका मतलब है कि ये सममात्रिक छंद ही निकलने वाला है। और देखो राम राम, तो ये क्या हो जाएगा? 2 1। ये क्या है? ये बड़ा ऊ है 1, छोटा ऊ 1, छोटी ऊ 1, छोटी ई 1 था 1 1। अब देखो इसमें 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 और 4 16। इसमें भी कितनी आ गई? 16 आ गई। इसको देख लो। अंकी बिंदु अनुस्वर को हमेशा हम 2 में काउंट करेंगे, फिर 1 1। देखो हमेशा क्या होगा, जब भी संयुक्त अक्षर कहीं मिलता है, जब भी कहीं संयुक्त अक्षर मिलेगा तो उससे पहले वाले को हम गुरु में काउंट करेंगे और इसे किस में करेंगे? लघु में काउंट करेंगे। तो अब देखो गिनो, गुरु यानी कि 2 3 4 4 और 2 6 7 8 9 10 11 12 12 और 4 16। हमें इस चौपाई की प्रत्येक लाइन में 16 16 मात्राएं मिल रही हैं, तो हमें पता है कि चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं। क्योंकि सभी लाइनों में बराबर मात्राएं हैं तो
तो ये क्या आ जाएगा, सम मात्रिक छंद की कैटेगरी में। पता चला सम मात्रिक छंद क्या होगा, यानी जिसकी सभी लाइनों में बराबर बराबर मात्राएं होंगी वो सम मात्रिक छंद होगा, और जिसकी पहले और दूसरे में, पहली और तीसरे में, देखो जिसकी पहले और तीसरे में बराबर मात्राएं हों, दूसरे और चौथे में बराबर मात्राएं हों, वो अर्ध सममात्रिक छंद हो जाएगा। तो इसका उदाहरण कर लिया और एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो अभी हम लोगों ने एक उदाहरण देखा था चौपाई का जिसमें 16 मात्राएं निकली थी। अब आप देखो कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से सममात्रिक छंद हैं, कौन कौन से अर्ध सममात्रिक छंद हैं। तो जो सममात्रिक छंद जो हैं वो है, एक अहीर है, इनको आपको याद करना है, एक अहीर है, दूसरा तोमर है जिसमें 11 मात्राएं निकले, ठीक है, वो अहीर, जिसमें 12 निकले वो तोमर। अभी हमने चौपाई देखा था, चौपाई और अरिल में क्या होता है, 16 मात्राएं होती हैं। जगड़ और तगड़ के अंतर की वजह से या यण के अंतर की वजह से अरिल और चौपाई को हम क्लासिफाई करते हैं। उसके बाद ये हो गया 4। नंबर 5, रोला, दिक्पाल और रूपमाला में कितनी मात्राएं होंगी, 24 मात्राएं होंगी। गणों के कारण से हम इनमें अंतर कर पाते हैं। गीतिका में 26 मात्राएं, हरिगीतिका में 28 मात्राएं, तोटक में 30 मात्राएं और आला में 31 मात्राएं होती हैं। सांस जो रुकेगी, जो हम विश्राम करेंगे या अल्प विराम लेंगे, वो 15 या 16 मात्राओं पे हम अल्प विराम लेते हैं। इस तरीके से क्या देख लेते हैं हम, सममात्रिक छंद का एक उदाहरण। आपको बस इतना, आपको ना कुछ भी ऐसा दे दिया जाएगा, पूछेंगे बताओ ये किस कैटेगरी में, तो आपको लर्न क्या करना है, आपको ये देखना है अहीर में कितनी मात्राएं होती है, तोमर में कितनी है, चौपाई में कितनी है, गीतिका में, हरिगीतिका में, वीर, आला में, इनमें कुल कितनी मात्राएं होती हैं, आपको ये याद करना है। जैसे कि अभी हमने इससे पहले क्या देखा था, चौपाई का उदाहरण देखा था। अब एक और देख लेते हैं। देखो 12 वर्ष लो कूकर जीवे और 13 लो जैस याद, वर्ष 18 लो छत्तीस जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। अगर हमें इसमें 31, मतलब मैं तो अभी काउंट ही कर दिया, अगर हमें इसमें जितनी मात्राएं मिल जाएंगी ये उसी कैटेगरी में क्या होगा, पहुंच जाएगा। जैसे देखो अब अगर एक मात्रा है तो लघु, और अगर 2 मात्राएं हैं या दीर्घ मात्राएं हैं तो गुरु। सिंपल, ठीक है। अब जैसे छोटे हैं, छोटा क्या है, इसमें क्या आ जाएगा, देखो ऐसे समझ लो, आ, ई, उ और ऋषि, इसके लिए क्या बनता है, लघु। और जो दीर्घ हैं, दीर्घ के लिए सबके लिए क्या बन जाएगा, गुरु, ठीक है, इतना समझ लो। अब देखो काउंट करो इसको, 12 वर्ष लो कूकर जीवे और 13 लो जी एस यार, वर्ष 18 लो छत्तीस जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। आला का है, वी 10 का उदाहरण है, मजा आता है पढ़ने में, पढ़ो, ठीक है। अब देखो क्या है, इसमें हमने कैसे लघु और गुरु, देखो ये बड़ा है, बा, आका डंडा है तो 2, गुरु 12 है, लघु 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 लघु, क्यों, ये सिंगल एक है, छोटी ई है, ये छोटा ऊ है। ये देखो ये छोटा ऊ तो है, यहाँ डबल क्यों आ गया, ठीक है। देखो जब भी कोई संयुक्त व्यंजन आ जाएगा, जब भी कोई आधा व्यंजन होगा, उससे पहले वाले को हम क्या करेंगे, गुरु में काउंट करेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये लघु है, छोटा हुआ है, जबकि यहाँ भी छोटा हुआ है, इससे पहले होने की वजह से इसे हमने क्या काउंट किया है, इसे हमने दीर्घ या गुरु में काउंट किया है। जी है, बड़ी ई, ए दोनों गुरु में आए, ओ गुरु, 13 गुरु, लघु लघु, लो गुरु, जी है, छोटी ई है, गुरु, सॉरी लघु, फिर गुरु, लघु गुरु गुरु, देखो कैपिटल है। तो टोटल मिला के अब जब आप इनको काउंट करोगे ना, इनको काउंट करोगे तो कितनी मात्राएं निकली, 31। तो आपका मात्रा क्षण का 31 निकली है, तो 31 कहाँ सेटल हो रही है जाके, आपको पता है कि आपने रटाई करी है, रटाई बहुत जरूरी है जीवन में। ठीक है, अब देखो इसको भी काउंट करो, लघु 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 लघु, दीर्घ दीर्घ, लघु,
अब देखो ये क्या है, लघु है, लेकिन जब भी संयुक्त स्वर से पहले कोई व्यंजन है या संयुक्त वर्ण से पहले कोई व्यंजन है तो वो क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा, गुरु हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो गुरु 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 गुरु, लघु लघु गुरु। अब देखो ये फिर से वही नियम आ गया ना हमारा, ये वाला जो छोटी ई है उससे पहले ये क्या आ गया, तो उससे पहले का ये बड़ा हो गया, लेकिन यहाँ पे इस बार क्यों बड़ा, क्योंकि इसके पास में आ का डंडा भी है, इसलिए क्या हो गया, ये गुरु हो गया। जबकि यहाँ पे क्या कुकर में कोई आ का डंडा था तो हमने इसको लघु में काउंट किया था। अब ये दोनों कैसे हो गए, गुरु और गुरु। अब देखो इसको भी काउंट करोगे तो टोटल कितनी मात्राएं आ जाएगी, 31 मात्राएं। इस तरीके से छंदों में मात्राओं को गिन के आपको बताना है कि किस प्रकार का ये छंद है। हमने देखा सममात्रिक छंद, अब एक आध एग्जाम्पल देखेंगे अर्धसममात्रिक छंद का और एक आध देखेंगे विषममात्रिक छंद का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ये रटा होना चाहिए कि किसमें कितनी मात्राएं होती हैं और मात्राएं कैसे लगती हैं, वो आपने एग्जाम्पल देखा। अब हम क्या देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक है, अब देखो अभी तक हमने सममात्रिक छंद देखे, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं विषममात्रिक छंद का। ठीक है, देखो जरा, अब ये इसका प्रथम चरण, ये दूसरा चरण पद या पाद, ये तीसरा चरण पद या पाद, ये चौथा चरण पद या पाद। अब हमारी शर्त ये कहती है कि दोहे के विषम चरण में 13 मात्राएं होंगी और सम चरण में 11 मात्राएं होंगी। तो देखो ये पहला पद और ये तीसरा पद, तो विषम क्या होते हैं, विषम चरण पहला और तीसरा, समचरण दूसरा और चौथा। अब दूसरा कौन सा हो जाएगा, ये, और चौथा कौन सा हो जाएगा, ये। अब जरा देखो इनकी सारी की सारी आप मात्राएं काउंट करो तो विषम चरण में यानी पहले और तीसरे चरण में हमें 13 मात्राएं मिल रही हैं, देखो, और सम चरण में हमें 11 मात्राएं मिल रही हैं। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये किसका उदाहरण है, ये दोहे का उदाहरण है। बहुत अच्छे से कर लेना है, उल्लाला में कितनी है, सोठा में कितनी है, दोहे में कितनी है और बरवे में कितनी है। अगर आपसे कभी पूछ ले कि अर्धसममात्रिक छंद के उदाहरण बताओ तो आपको मोटे मोटे 4 पता होने चाहिए, उल्लाला, सोठा, दोहा और बरवे। अब हम देख लेते हैं विषममात्रिक छंद, एक एग्जाम्पल उसका देख लेते हैं, क्लैरिटी हो जाएगी। दोहे का प्रथम शब्द रोला का अंतिम शब्द होता है। अब अच्छा देखो है क्या, पहला दोहा है तो सेकंड क्या होगा, रोला होगा। ठीक, टोटल मिला के 6 लाइनें लिख गई। दोहे का प्रथम शब्द रोला का अंतिम शब्द होगा और इस तरीके से आपको क्या करना है, इसको पहचानना है। ठीक है, हमने मात्रिक छंद देख लिए, ये आपको लर्न करना है कि किसमें क्या क्या शामिल होता है। ये आपसे कभी नहीं पूछेगा इतना बड़ा। ठीक है, वो सिंपल डेफिनेशन पूछता है कि कुंडलिया में क्या क्या शामिल होता है, तो कुंडलियों में दोहा और रोला शामिल होता है। छप्पे में उल्लाला और रोला शामिल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से करना है। अब हम देख लेते हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में बस केवल इतना बताना, देखो आपको काउंटिंग तो पता ही चल गई। वर्णिक छंद में इतना मुझे बताना है कि किस वर्णिक छंद में कितने शब्दों को काउंट करना है। देखो अब ना हम देख लेते हैं वर्णिक छंद। अब देखो हम कर रहे हैं वर्णिक छंद। वर्णिक छंद में देखो क्या आपसे पूछा जाता है कि बताओ 8 वर्ण हैं तो वो क्या है। 8 वर्ण वाले को कहेंगे प्रमाणिका, जिसमें 11 वर्ण हैं उनको कह देते हैं स्वागत, भुजांगी, इंद्रवज्जा या शालिनी में सब में क्या 11 वर्ण होते हैं। तोटक में 12 वर्ण होते हैं, वसंत तिलिका में 14 वर्ण होते हैं, चंचला में 16 वर्ण होते हैं, शिखंडी और में 17 वर्ण होते हैं। सवैया का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया ही था जिसमें 22 से 26 वर्ण थे, बहुत अच्छे से समझाया, उसको एक बार देख लेना। घनाक्षरी में 31 वर्ण होते हैं, रूप घनाक्षरी में 32 वर्ण होते हैं, देव घनाक्षरी में 33 होते हैं, कवित्त में 31 से 33 वर्ण होते हैं। इसका मैं एक एग्जाम्पल और बता देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। देखो मात्रिक छंदों के अंदर में हमें बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन रखना होता था कि कब ये लघु है कब ये गुरु है। हमें यहाँ पे ऐसी किसी कॉम्प्लिकेशन के साथ में नहीं जाना है, हमें बहुत इजीली हम कर पाते हैं। चाहे लघु है गुरु है, एक में ही काउंट होगा वर्ण। लघु है गुरु है, एक में ही वर्ण काउंट होगा वर्णिक छंदों के अंदर में, तो आसान हो जाता है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल गए 8।
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिल गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मिल गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी सब में मिलके हमें कितने वर्ण मिले? 8 मिल रहे हैं। और हमें पता है कि प्रमाणिका में 8 वर्ण होते हैं, तो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ प्रमाणिका। इस तरीके से वर्णिक छंद मात्रिक छंदों के मुकाबले में कहीं आसान है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस वर्णिक छंद में कितने कितने वर्ण आ रहे हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी ना वर्णिक छंदों पे एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मतलब इतना हल्का है नहीं आप, लेकिन अभी मोटा मोटा इतना कर लो कि ये सारी चीज़ें लर्न कर लो, ताकि वर्ड ही तो गिनने का नहीं क्या वर्ड गिनने। अगर कहीं 12 आ रहे हैं तो तोटक हो गया, स्वागत आ रहा है तो 11 हो गए, चंचल आ रहा है तो 16 हो गए। अभी केवल इतना करो, आपका जो प्रश्न है वो इसमें से आ जाएगा। सेपरेट वीडियो बनेगा किस पर? वर्णिक छंद पे। और टेंशन नहीं लेनी है, ये केवल एक बैकग्राउंड के तरीके से था। ठीक है, आपको इसमें काउंट करना भी बता दिया, प्लस वर्णिक छंद कैसा होता है वो भी बता दिया। ये एक बेसिक वीडियो है छंद के ऊपर। इसको हम मात्रिक छंद के ऊपर 1 घंटे का अलग और वर्णिक छंद के ऊपर 1 घंटे का अलग वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है कि आपके बैकग्राउंड थोड़ा सा या पृष्ठभूमि इस वीडियो से बन जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।